हेलो दोस्तों, कल हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का एक पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें कि मैंने सारे सेक्शन एकदम शॉर्टली बताए थे, जो कि पूरा एक्ट का मान लीजिए इंट्रोडक्शन कराया था। लेकिन आज हम थोड़ा उसमें डीपली जाएंगे, उसका हर सेक्शन पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या है ये जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज, जिसमें डेफिनेशन सारी परिभाषाएं दी गई हैं, और सेक्शन 3 जिसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 1। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल और उसका विस्तार के बारे में बताया गया होता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, सेक्शन 1 हर कोई जानता है। इसमें संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार और उसका प्रारंभ होना, ये 3 चीज़ें इस सेक्शन में बताई गई होती है। तो सेक्शन 1 तो नॉर्मली हर कोई जानता ही है और हर एक्ट में सेक्शन 1 में यही लिखा होता है। अब सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें डेफिनेशन किस किस चीज़ की है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये मायने रखता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पीटी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसमें ये पूछा जाता है। तो सेक्शन 2A में जो पहली आएगी उसको हम देखेंगे, इस सेक्शन 2B में जो आएगी उसको हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो सेक्शन 2A में सबसे पहले वही रखा गया है जिससे कि ये एक्ट बना है। व्यथित व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, घरेलू हिंसा से जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको सेक्शन 2A में रखा गया है। व्यथित व्यक्ति, अब व्यथित व्यक्ति कौन होगा इसके बारे में कल थोड़ी चर्चा हो चुकी थी, लेकिन आज फिर से एक बार बता दे रहे हैं। व्यथित व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जिसके ऊपर वह अपराध किया गया है, या उसके साथ मानसिक क्रूरता या उसका उत्पीड़न या मौखिक रूप से उसका कह सकते हैं कि हानि हुई हो, वह व्यथित व्यक्ति यानी कि एग्रीव्ड पर्सन, पीड़ित व्यक्ति। अब बी में जो आएगा वो आएगा बालक। बालक से हमें याद रखना है बी फॉर बॉय, बी फॉर बालक यानी कि चाइल्ड। अब बालक से वह बच्चा, बालक जो होगा वह बच्चा होगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। वह सौतेला भी हो सकता है और धात्रीय भी हो सकता है। ये 2 प्रकार के बच्चे होंगे। और इसके बाद में सेक्शन 2C में प्रीतिकर आदेश, इसमें प्रीतिकर आदेश दे रखा है। प्रीतिकर आदेश होगा अगर किसी महिला को जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है और उसको कोई हानि हुई है या उसका कोई नुकसान हुआ है, तो उसको प्रीतिकर आदेश के थ्रू कुछ पैसा प्रीतिकर के रूप में उसे दिलाया जाएगा। इसके प्रीतिकर आदेश को जो इसी एक्ट में बताया गया है वो इसका कोरिलेट कर देते हैं, इसको रेड विथ सेक्शन 22। प्रीतिकर आदेश को धारा 22 में बताया गया है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका अभिरक्षा आदेश यानी कि कस्टडी ऑर्डर, डी में। अब अभिरक्षा क्या होती है, इसको सेक्शन 21 में बताया गया है। अभिरक्षा यानी कि जिस भी महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, तो जब ऐसी घटना उसके साथ घटित हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई उस महिला की अभिरक्षा करेगा, मतलब रक्षा करेगा उसकी, कोई ना कोई तो उसकी साइड से बोलेगा। इसी को अभिरक्षा आदेश उस सेक्शन 21 में बताया गया है। फिर इसके बाद आ जाती है सेक्शन ई, घरेलू घटना रिपोर्ट।
घरेलू घटना रिपोर्ट से आशय ये है कि जहाँ वह घटना घटित हुई है, जिस घर में, जिस आश्रय में उस महिला के साथ ऐसा अपराध या घरेलू हिंसा जैसा कोई अपराध हुआ है, वह स्थान, घरेलू घटना रिपोर्ट, उस स्थान की रिपोर्ट जहाँ उसके साथ अपराध किया गया था, कहाँ किया गया था, किस जगह किया गया था, किस सिटी में, किस मोहल्ले में, किस ज़िले में, ये सारा का सारा ब्यौरा उसमें तैयार करा जाएगा। घरेलू नातेदारी आ जाएगी। फिर इसके बाद घरेलू नातेदारी में कथित व्यक्ति से संबंधित कोई भी नातेदार है या कोई रिश्तेदार है उसका, और उस पे किसी प्रकार की उसको धमकियां दी जाती है, ढाल डाल के। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई लेडीज है तो उससे कहा जाएगा कि तेरा भैया ऐसा है, वैसा है, या पापा ऐसे हैं, मम्मी ऐसी हैं, तो उन पर ढाल डाल के उनको धमकियां दी जाती हैं या उनकी मानहानि की जाती है। ये सब घरेलू नातेदारी में। तक हमने 6 पॉइंट देखे थे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो घरेलू हिंसा। और 6 पॉइंट में जब हम पढ़ेंगे घरेलू हिंसा, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट है जो जी में है। अब इससे कोरिलेट सेक्शन जो है वो सेक्शन 3, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है पूरे के पूरे एक्ट में, क्योंकि ये तो डेफिनेशन के बारे में बताया गया। वो सेक्शन 30 में इसकी विस्तृत डेफिनेशन दी गई है, जो ये बताती है कि किस प्रकार का अपराध, किस प्रकार की क्रूरता इस एक्ट के अंतर्गत आएगी। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 क्या कहता है? घरेलू हिंसा की परिभाषा। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विद्यार्थी का कोई ऐसा कार्य या लोभ या कुछ करना या उसका आचरण घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। अब कैसा होगा वो हम अभी आगे देखते हैं। वो आचरण कैसा होगा, वो कार्य कैसा होगा। इसके अंतर 4 प्रकार के कार्य बताए गए हैं जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएंगे। पहले नंबर पे व्यथित व्यक्ति कौन होगा? दूसरे नंबर पे आएगा तुम्हारे की कोई मूल्यवान प्रतिभूति या दहेज। अब जो व्यथित व्यक्ति है उसके साथ कैसी क्रूरता की गई होगी, इसके बारे में धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत बताया गया है। अब व्यथित व्यक्ति के साथ जो घटना होगी वो उसके स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा हो, या उसके अंग को खतरा, उसके शारीरिक या जीवन सुरक्षा, इन सब की अगर वहाँ पे ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है और वह महिला ऐसा पा रही है कि मैं जो हूँ इस घर में या इस परिवार में सेफ नहीं हूँ, सुरक्षित नहीं हूँ, तो वहाँ पे घरेलू हिंसा उसके साथ हो रही है। अब इसके अंतर्गत और भी पॉइंट आते हैं, जैसे इसी के अंतर्गत लेंगे हम शारीरिक दुरुपयोग, मानसिक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग। तीन प्रकार के ये हो गए, और एक चौथा आता है भावनात्मक दुरुपयोग। अब शारीरिक दुरुपयोग तो अधिकतर लोग समझ ही गए होंगे कि ये क्या होगा। शारीरिक दुरुपयोग में होगा कि अगर
आपके शरीर के ऊपर मारपीट की गई है, हाथापाई की गई है, तो दुरुपयोग के अंतर्गत आएगी। और मानसिक दुरुपयोग में हो गया कि घर वालों के खिलाफ ऐसे कटु वचन बोल, अब शब्द बोलना जो आप सुनना की वजह से आपको दर्द होने लगे या आपको बेचैनी होने लगे, वो सब उपयोग के अंतर्गत। दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग, स्त्री धन होता है, सारी जरूरत की चीजें होती हैं जो इस आवश्यक होता है। जैसे कि मान लीजिए वह घर में तो रह के साथ उसे नहीं रखा जा रहा है, उसे अलग रखा जा रहा है, उसकी जरूरत की चीजें उससे नहीं मिल पा रहा है, वह आदत या उसे कोई पैसे नहीं मिल रहे, आर्थिक मदद नहीं मिल रही, तो वो सब आएगा। अब भावना है कि पर्सन को जो नातेदार है या देना, जिस भावना, अब भावना ये भी दो प्रकार से होता है। एक तो होगा, एक होगा मौखिक। क्या आएगा मौखिक में? मान व्यक्ति को नहीं है या अच्छा नहीं है ऐसा कहा जाता है, बांझ वगैरह मुख से अपमानित किया जाता है। ये सारी चीज सेक्शन 3 अच्छी विस्तार ये जीएस में है। अगर हम इसको लिखेंगे भी हो जाएगी और तो इसी जीएस है, लेकिन इसमें बस केवल समझते जाए, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें तो नहीं है। बाकी आपको अगर लेकिन इस एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ लेना, डिटेल में लिखूंगा तो काफी समय हो जाएगा। आगे चलते हैं, वैसे तो कल भी है लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेते हैं कल का सेक्शन। संरक्षण अधिकार में दे रखा है गाड़ी। अब मान लीजिए ए जो है, अब बी इसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है या इन चारों में से कोई भी हो रही है, तो इसके साथ जो क्रूरता की जा रही, तो इसकी जैसे बाहर नहीं जा पा रही है किसी कारणवश, तो इसकी जानकारी सड़क को कोई तो देगा, शीशे कोई तो, जिससे कि संरक्षण अधिकारी रक्षा कर सके इसको संरक्षण। तो वही सेक्शन 4 कहता है सड़क आवेदन। अब आवेदन जो कर्जदार हो सकता है, इसका पड़े, इसका भाई हो सकता है, भी हो सकता है, जो भी इसके नातेदार हो, इसका संरक्षण के लिए आवेदन। सेक्शन 5 में पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, दाता। अब सेक्शन 5 कहता है कि पुलिस अधिकारी होगा, संरक्षण अधिकारी होगा, मजिस्ट्रेट होगा, जिसे घरेलू शिकायत प्राप्त हुई है या होने वाली है या जानकारी है, इस स्थान पर वह वहाँ उपस्थित नहीं है अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य अधिकारी, तो इस 5 पॉइंट दे रखे हैं। अगर वैसे इम्पोर्टेंट केवल सेक्शन के बारे में। फिर आया सेक्शन 6 आश्रय। अब आश्रय माने अब कोई तो राइट होगा, कोई अधिकार होंगे। 6 के अंतर्गत है। धारा 6 आश्रय के बारे में, आश्रय के क्या करती है, ये धारा 6 में है। धारा 7 चिकित्सीय सुविधाओं के। अब जो धारा 7 में चिकित्सीय सुविधा दे रखी है, उसके साथ ही डेफिनेशन चले 2J, इससे कोरिलेट कर 2J। सेक्शन 7 चिकित्सा अधिकारी, समझ लेना थोड़ा शॉर्ट में। इसी के साथ अगर हम डेफिनेशन का सेक्शन, तो सेक्शन 2J चिकित्सा अधिकारी के बारे में प्रावधान। अब चिकित्सा अधिकारी, अब किसी व्यक्ति को या कोई व्यथित महिला है को कोई द्वारा है या चोट पहुंचा, उसका होगा वो किसी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ही, तो ये बताता है। 8 में आ जाती है। अब सेक्शन 8 और 9 कल हमने सेक्शन 4 करे थे। संरक्षण बताया था, इसके साथ जो हमने कोरिलेट करा था वो सेक्शन इसकी नियुक्ति संरक्षण अधिकारी सेक्शन 8 में, और सेक्शन 9 में बताए थे इसके कृत्य और कर्तव्य। सेक्शन 9 में कृत्य और कर्तव्य क्या होंगे, ये भी कल इस बात पे चर्चा हुई थी। तो सेक्शन 9 समझ गए आप, सेक्शन 8 समझ गए, सेक्शन 4 से द्वारा कोरिलेट कर दिया गया। और सेक्शन 10 जो है वो सेक्शन 5 का कोरिलेटेड है। सेक्शन 10 द्वारा के बारे में बताता है, और सेक्शन 5 भी कोरिलेट सेक्शन
सेक्शन 5, ये भी आपको कोरिलेट करना है, ताकि अगर आप कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो आप जल्दी ही पढ़ सकेंगे और कम समय में आपको याद हो जाएगा। और सबसे मेन उद्देश्य जो होता है वो याद करने का ही होता है। कोरिलेट करके अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत जल्द। अब सेवा प्रदाता क्या होगा? सेवा प्रदाता है जैसे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम या संगम या कंपनी अधिनियम, ये सब सेवा प्रदाता के अंतर्गत आती हैं, जो समाज सेवा के लिए या समाज का उद्धार करने के लिए उनकी स्थापना की जाती है। तो उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा, वो जितनी भी समितियां बनेंगी वो सब रजिस्टर्ड होंगी। सेक्शन 10 यही बताता है सेवा प्रदाता के बारे में कि वह जो भी संस्था होगी वो समाज कल्याण के लिए बनाई जाएगी, उसमें समाज का कल्याण होगा। ऐसी महिलाओं का कल्याण होगा जो अपना संरक्षण करने में असमर्थ हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ है। तो जो भी संस्था होगी वह महिला के अधिकारों का संरक्षण करेगी और उसके अधिकारों को दिलाएगी। अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके साथ उस महिला के साथ खड़ी होगी और सारी कठिन परिस्थितियों में उसका सहयोग करेगी। ये सेक्शन 10 में है। अब सेक्शन 11 जो आता है, सेक्शन 11 में पढ़ेंगे हम सरकार। अब इसमें जो सरकार है वह केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सेक्शन 11 कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर ऐसा प्रावधान कर सकती हैं जिससे कि महिलाओं में जागरूकता फैले। अब जागरूकता कैसे फैलेगी? अब इस अधिनियम के बारे में पंपलेट छपवाए जाए, विज्ञापन दिया जाए, महिलाओं के लिए सूचना पहुंचाई जाए और जगह जगह कोचिंग सेंटरों में इसको बताया जाए या अधिकारियों के द्वारा इसको पढ़ाया जाए। अब जो अधिकारी होंगे उसमें न्यायिक अधिकारी भी होंगे, कार्यपालक अधिकारी भी होंगे। अब ये सरकार तय करेगी कि कौन आदमी, कौन इंसान किसे क्या बताएगा। अगर इस अधिनियम का पालन करना है और इसकी जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचानी है तो इसका प्रचार और प्रसार सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुसार किया जाएगा। ये सेक्शन 11 हो गया। अब सेक्शन 12 की बात आती है। अब सेक्शन 12 को भी हमने कल कोरिलेट करा था कि मजिस्ट्रेट के आवेदन। सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन। अब मजिस्ट्रेट को जो आवेदन है, अब इसी को हमने कोरिलेट करा था सीआरपीसी से कि मजिस्ट्रेट जो शब्द है वो सीआरपीसी में डिफाइन है। मजिस्ट्रेट कौन होगा, वो सीआरपीसी की किस धारा में है, ये हमने कल बताया था। कल इस बात पर चर्चा की गई थी, लेकिन आज फिर बता दे रहे हैं। वो सेक्शन 11 है, सीआरपीसी का सेक्शन 11 है, जिसमें मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। तो ये हो गया मजिस्ट्रेट के बारे में। फिर आ जाएगा सेक्शन 13। सेक्शन 13 पे भी कल चर्चा हुई। मजिस्ट्रेट के यहाँ जब अपना सूट, जब वो पीड़ित बात है वो न्याय की मांग करेगा तो सेक्शन 12 आवेदन देगा। किसे देगा? मजिस्ट्रेट को। जब मजिस्ट्रेट को उसने आवेदन दे दिया तो हमारा जो विपक्षी है उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे खिलाफ उस कोर्ट में सूट फाइल किया गया है? अरे कुछ तो होगा जो उसे पता चले। तो वो कहता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है सूचना की तामील। जब व्यक्ति मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन करेगा तो मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो विपक्षी व्यक्ति है उसके खिलाफ, मतलब उसके लिए, उसकी जानकारी के लिए नोटिस इशू होगा। नोटिस, अब जो नोटिस जो इशू होगा वो अगर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भी हो सकता है, अगर वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नहीं है तो मौखिक भी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी उसे जानकारी दे सकता है जो विपक्षी को जानता हो और वह न्यायालय में आके मौखिक रूप से बता सकता है कि हमने उसको जानकारी दी थी कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे उस कोर्ट में आवेदन किया गया है। तो वह वो समझ जाएगा और वह इस सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जो तामील होगी वो कंप्लीट मान ली जाएगी।
अब नेक्स्ट सेक्शन 14। सेक्शन 14 में आएगा आपका परामर्श। परामर्श किससे लिया जाएगा? अब कोई तो होगा जो परामर्श देगा, तो मजिस्ट्रेट अगर उचित समझे तो, मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि भाई इस मामले में परामर्श की आवश्यकता है, मजिस्ट्रेट नहीं चाहता है कि किसी का घर उजड़े, तो वह जो संस्थाएं बनाई गई हैं, सेवा प्रदाता द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई हैं, उसका कोई अधिकारी या न्यायाधिकरण या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस मामले में अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छी क्वालिफिकेशन रखता हो, उससे परामर्श कर सकता है। कौन? मजिस्ट्रेट, उससे परामर्श कर सकता है। अब सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 कल्याण विशेषक। कल्याण विशेषक की राय, ओपिनियन। राय नहीं, सहायता। अब जो यहाँ जो सहायता जो शब्द है, ये सहायता लेने के लिए है। किससे सहायता ली जाएगी? जो कल्याण विशेषज्ञ हैं, मतलब कि कोई ऐसे व्यक्ति जो संस्थाएं चला रहे हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन है, ऐसा जिनकी सहायता के बाद से निपटारा हो सकता है, तो उनकी सहायता ली जा